पिछली क्लास में हमने हिंदी की भौगोलिक विस्तार और उसके विविध रूप देखे थे। आज की क्लास में हम हिंदी का भाषिक स्वरूप देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर हिंदी की भाषा का इसका ध्वनि व्यवस्था वगैरह क्या है वगैरह ये सब देखेंगे। तो पहली है हमारी हिंदी का भाषिक स्वरूप। उसके अंदर देख लेते हैं हिंदी का भाषिक स्वरूप के अंदर कुछ हम बेसिक पॉइंट लेंगे जो समझने लायक है और हिंदी को समझने के लिए और उसके अंदर प्रयोग होने वाले वर्डों के बारे में आप आसानी से समझ पाए। हम इसके अंदर ज़्यादा विस्तार भी लेंगे और कहीं कहीं पे विस्तार को कम भी करेंगे, जिससे कि ओनली फॉर एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको आसानी से समझ में आ सके। इसके अंदर हम पहले ही देखेंगे कि वर्ण जो कि प्राथमिक रूप होता है किसी शब्द का, तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जैसे कि अ, क, ख। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड नहीं हो सकते। ठीक है, ये हो गया वर्ण। अब कुछ विद्वान हुए, उन्होंने वर्णों की संख्या कितनी बताई हिंदी के अंदर, वो भी देख लेते हैं। तो एक तो है कामता प्रसाद गुरु है और दूसरे है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। इन दोनों के मत देख लेते हैं। मेन इन दोनों के मत हैं, जैसे कि पहले कामता प्रसाद के लिए देख लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने वर्णों की संख्या 44 बताई है। ठीक है, उसमें से 11 स्वर हैं और पीछे रहे 33 व्यंजन। ठीक है, उसके बाद में दूसरे ले लेते हैं वासुदेव नंदन, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने 11 स्वरों सहित 52 वर्ण बताए। ठीक है, अब उन दोनों के मत देख लिए। अब हिंदी के अंदर सामान्य विद्वानों ने क्या बताई है जो अभी वैलिड है, यानी उनको मान्यता मिल गई है समझे। ठीक है, तो उसके अंदर सामान्य मान्यता है कि स्वर और व्यंजनों के अंदर मेन रूप से व्यंजन के अंदर कुछ स्वर तो फिक्स ही है, 11 स्वर है, और व्यंजनों में विविध रूप पाए जाते हैं। व्यंजनों में विविध रूप में क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर सामान्य मान्यता के अनुसार स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन 4 है और पीछे एक और उष्म व्यंजन की संख्या 4 है। इन सभी को ऐड ऑन किया जाए तो टोटल मिला के होते हैं 33 व्यंजन। ठीक है, मूल रूप से स्वीकार, लेकिन विकास की प्रक्रिया आगे चलती रही और कुछ और भी व्यंजन इसके अंदर जुड़े। कुछ में 8 और व्यंजन जुड़े जो कि विकास की प्रक्रिया की देन है। ठीक है, 8 कौन कौन से व्यंजन है? तो 8 व्यंजन कौन कौन से नए जुड़े, उनमें से एक है फारसी शब्द है, जैसे कि क के नीचे बिंदी, ख के नीचे बिंदी, घ के नीचे बिंदी, ज के नीचे बिंदी, फ के नीचे बिंदी। दूसरे है
मराठी शब्द से हमने ल लिया है, बालक बोलते हैं ना राजस्थानी में, बालक, तो ल लिया है। तीसरा है अपभ्रंश भाषा से, अपभ्रंश। अपभ्रंश से क्या लिया है, तो अपभ्रंश से एक तो ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु, ढ, ठीक है। तो अब 33 में 8 और ऐड हो गए, तो टोटल मिला के वापस हो गए 41 व्यंजन। और 41 व्यंजनों में 4 संयुक्त व्यंजन भी है और ऐड होते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं कि ये किसी से जुड़ के बने होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है, तो श, त्र, ज्ञ, श्री, श्री बोलते हैं ना, हम ऐसे श्री लिखते हैं, वो वाला श्री। जी बोल सकते हैं इसे, डी बोलते हैं वैसे। तो 41 + 4 कितने हो गए टोटल मिला के, 45 व्यंजन, ठीक है। तो अब हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि हिंदी के अंदर व्यंजनों की संख्या 45, स्वरों की संख्या कितनी होगी, 11। और पीछे और क्या रहा है, एक तो अयोग्य ध्वनियाँ भी है, तो अयोग्य ध्वनियाँ कितनी है, तो 2 है, अयोग्य भाष ध्वनि। तो टोटल मिला के कितने हो गए ये, टोटल मिला के 58 ध्वनि, यानी 58 ध्वनियाँ जो कि सामान्यतः हिंदी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब वर्ण के बारे में हमने ये सब पढ़ लिया है। अब वर्ण के बारे में आगे और थोड़ा सा विस्तार के बारे में और देखते हैं। जैसे कि वर्ण के अंदर क्या क्या है, कि स्वर वर्ण क्या है, हमने स्वर पढ़े हैं, तो स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, स्वर्ण वर्णों के अलग भेद क्या हैं, वो भी देखेंगे ये सब, ठीक है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, कि जो जैसे कि स्वर्ण है अ, आ, ई, उ, ए, आई, ये सब स्वर्ण वर्णों के अंदर आते हैं। इसके अंदर भी स्वर्ण वर्णों के अंदर भेद है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर है, ठीक है, जाति के आधार पर है, जीवा की स्थिति के अनुसार है, उच्चारण के मान के अनुसार है, यानी मात्रा के अनुसार है, ये सब बहुत से भेद है। हम पहले स्वर वर्ण को पढ़ते हैं, स्वर वर्ण, ठीक है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो वे वर्ण या जिन वर्णों ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनियों की सहायता से होता है, ठीक है, उन्हें स्वर वर्ण कह सकते हैं। कैसे कि, जैसे कि कोई भी जैसे अ है, तो इसके अंदर किसी और की ध्वनि नहीं आ रही है, तो इसे स्वर वर्ण कहेंगे। तो हम इसकी परिभाषा क्या मान लें, तो जिन वर्णों का या ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से हो स्वर्ण ध्वनि। अब इसके भेद देख लेते हैं। भेद पहला भेद है उत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं। उत्पत्ति, स्वर की उत्पत्ति होती है तो उसके अकॉर्डिंग भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। अब उत्पत्ति के आधार पर देखें तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के भेद होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से, तो एक मूल होगा और दूसरा संधि। मूल स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति बिना किसी दूसरे स्वर की होती है, मूल स्वर कहलाते हैं। बिना किसी दूसरे स्वर के, जैसे कि अ है, ई है, छोटा ऊ है, री है आदि। ये 4 आदि नहीं, ये 4 ही है, ये मूल स्वर ही से, ठीक है। उसके बाद जैसे संधि है, संधि के अंदर कौन कौन से आएंगे, तो जिसके साथ मूल स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर, जैसे कि आ है, बड़ी ई है, ए है, बड़ा ए है, ओ है, बड़ा ओ है,
औ कहते हैं वैसे, ओ औ अंग अ। ठीक है, तो ये मूल स्वरों के मेल से होता है, स्वरों के मेल से। ठीक है, हो गया ये इसके भेद। और संधि स्वर हमने ये लिखा था, संधि स्वर को भी दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जो कि बड़ा आ है, यानी आ है, बड़ी ई है। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो कि ए है, यानी एक समान स्वर, एक समान स्वर जुड़ के बनते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ और ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी ई। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलने से। ठीक है, एक मूल स्वर में उसी स्वर के मिलने से। ठीक है, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर जो कि एक मूल के अलग या दो अलग अलग स्वरों के मेल से, दो अलग अलग स्वरों के मेल से। जैसे कि अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, और अ प्लस ए इज इक्वल टू बड़ा ए, यानी ए। तो ये इसकी संधि के दो भेद हो गए। इसके स्वर वर्ण को दो भेद माने जाते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल यानी छोटी मात्रा वाले, और संधि यानी बड़ी मात्रा वाले, यानी मूल स्वरों के मेल से बनते हैं। दूसरा है कि संधि स्वर को दो भागों में बांटा गया है, तो संधि स्वर और संयुक्त स्वर। अ प्लस आ ई ई, यानी एक ही मूल स्वर मिलते हैं और जिसके अंदर दो अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब उत्पत्ति के आधार पर होने के बाद हम दूसरा भेद देखेंगे। दूसरा भेद है जाति के आधार पर। हमने देखा है के आधार पर भेद। तो जाति के आधार पर दो भेद होंगे, सवर्ण स्वर और दूसरा है अस्वर्ण वर्ण स्वर। ठीक है, इसके अंदर सवर्ण स्वर यानी एक ही स्थान और प्रत्यय। इसके अंदर क्या होगा? स कि जैसे कि अ और आ। ठीक है, या ई और ई। तो परिभाषा क्या होगी इसकी? तो एक ही स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न, एक ही स्थान और प्रयत्नों के उत्पन्न, यानी इसके अंदर स्थान को परिवर्तन, और स्थान और परिवर्तन दोनों, प्रयत्न दोनों अलग अलग नहीं है, साथ है। जैसे अ ई। दूसरा है अस्वर्ण वर्ण, यानी उच्चारण, स्थान एवं प्रयत्न समान नहीं होते हैं। जैसे कि अ और ई दोनों अलग अलग है, तो इसे उच्चारण, स्थान और प्रयत्न समान नहीं होते। ये हो गया अस्वर्ण वर्ण, स्वर्ण। ठीक है, अब दूसरा है, हम देख लेते हैं जाति के आधार पर हो गया। जाति के आधार के बाद में हम जीवा की उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं, जीव से किस प्रकार निकलते हैं। तो तीसरा है जीहवा की स्थिति के अनुसार। ठीक है, जीवा की स्थिति के अनुसार हम देख लेते हैं। तो जीवा की स्थिति के अनुसार तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन कौन से होते हैं? एक अग्र स्वर, एक मध्य और एक पक्ष। ठीक है, ये जीव, ये अग्र, ये मध्य और ये पक्ष। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार समझेंगे। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्र भाग
प्रयोग होता है। मध्य स्वर जीभ के यानी जिसके अंदर जीभ समान अवस्था में रहती है, ठीक है। और पक्ष स्वर जिसके अंदर जीभ का पक्ष भाग उठता है, ठीक है, तो उसे पक्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि ई, बड़ी ई, ए, ठीक है। मध्य स्वर यानी जीभ एक समान अवस्था में। पक्ष स्वर के अंदर आ, उ, ओ और ओ, यानी अग्र भाग तो नीचे जा रहा है, पक्ष स्वर पक्ष भाग ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये होते हैं। अब तीसरा हो गया। चौथा हम देख लेते हैं। चौथा है उच्चारण के अनुसार, उच्चारण की मात्रा के अनुसार, मात्रा के अनुसार, उच्चारण की मात्रा के अनुसार इसके अंदर भी दो भेद है। इसके दो भेद कौन कौन से थे? एक लघु और एक दीर्घोगा। या इसे संधि स्वर भी कहते हैं और इसे गुरु स्वर भी कहते हैं। जो भी संधि स्वर है ना, हमने जो आगे पढ़े थे, जैसे कि संधि स्वर वगैरह पढ़े थे और उसी के साथ मूल स्वर वगैरह पढ़े थे, तो ये उसकी गुरु स्वर का एक रूप है। तो लघु स्वर किसके अंदर जिन स्वरों के उच्चारण में एक ही मात्रा का समय होता है, यानी अ, ई, उ और री, एक मात्रा का समय लगता है उच्चारण में, और जिसमें दो मात्रा का समय उच्चारण में, उसे गुरु कहते हैं। जैसे कि ए, ई आदि, उ, बड़ा उ, यानी ये सब संधि स्वर के अंदर आ जाते हैं। अब या गुरु स्वर कहते हैं इसे। ये हो गए, इसके भेद हो गए स्वर। अब स्वर मेरे हिसाब से इतने बहुत होते हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं व्यंजन। ये सब आपको साथ में वो रेफरेंस के रूप में दृष्टि आई है स्वर यूजीसी वाली बुक लिख के रखना है, जिससे आप अंडरलाइन करते रहो। साथ में मैं बढ़ा रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। और जो बुक का कॉम्प्लेक्स भाग है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो उसके अंदर अब हमने स्वर पढ़ लिए, अब व्यंजन पढ़ते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के अंदर क्या है? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। अब इसके भेद भी है, तो इनके भेद अलग अलग, जैसे कि प्रयत्न के आधार पर हम इसके भेद देखेंगे, के आधार पर, यानी किस प्रकार हम प्रयत्न करते हैं। भेद, तो पहला भेद प्रयत्न के आधार पर देखते हैं। तो एक तो पहले है आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। आभ्यंतर प्रयत्न हम इसे सारणी के रूप में भी समझेंगे, लेकिन पहले आपको आसानी से समझाने के लिए रूपरेखा बना लेता हूँ, ठीक है। तो आभ्यंतर प्रयत्न हम किस प्रकार कहते हैं? तो ध्वनि की उत्पन्न करने के पहले वागींद्रिय की क्रियाओं का अभ्यंतर प्रयत्न किया जाता है। वागींद्रिय यानी हमारे मुख की जो भी इंद्रिया वगैरह है, उनका प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। तो उसकी अब परिभाषा ले लेते हैं पहले। ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वागींद्रिया की क्रिया की अभ्यंतर कहते हैं, ठीक है। अब अभ्यंतर के अंदर व्यंजनों के भेद, अभ्यंतर के व्यंजनों के भेद तीन भेद है। तीन भेद कौन कौन से? तो एक स्पर्श, अंतस्थ और संघर्षी या ऊष्म भी बोलते हैं।
स्पर्श कैसे कैसे कहते हैं, तो उच्चारण के अंदर जीभ काम आती है। इसके अंदर जीभ, तो इसके अंदर एक क वर्ग है, छ वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। ये क छ ट प त, ये सब वर्ण क छोट ट त प जो कि हम वर्णमाला में पढ़ते हैं हिंदी की। अंतस्थ जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होता है। इन व्यंजनों में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से थे, य हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, ल व, य और इसके अंदर उच्चारण के लिए श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। ठीक है, और अंतस्थ यानी आंतरिक रूप से निकलते हैं। ये इनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है, प्रबल प्रवृत्ति कह सकते हैं, अधिक, इसलिए इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं इन दोनों को। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो ये और संघर्षी यानी उष्ण, जिसके अंदर श्वास का घर्षण होता है, संघर्षी हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर जीवा तथा होठों के निकट आने लगती हैं। जैसे कि 4 वर्ण है इसके अंदर, संघर्षी के अंदर मानते हैं श, स और ह। ये संघर्षी है और उष्ण स्वर भी है। ठीक है, अब इनको सारणी के रूप में भी देखेंगे वैसे हम, लेकिन अभ्यंतर प्रयत्नों के अंदर ये सब कुछ आते हैं। ठीक है, अब अभ्यंतर प्रयत्नों के आधार पर भी ये भेद है, और भी इसके अंदर जैसे कि स्पर्श, अंतस्थ और संघर्षी हो गए। इसके अलावा भी इसके अंदर और भी भेद होते हैं, जैसे कि अर्ध स्वर हमने पढ़ लिया ये। ठीक है, दूसरा, पहला ये ले लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं कि जैसे कि और कौन कौन से, तो एक पार्श्वी रहा होगा, हाँ पार्श्वी को जैसे कि ल। ठीक है, तीसरा कौन सा रह गया, अनुनासिक भी रहे, अनुनासिक जैसे कि ड, ठ, न, म। और कौन से रहे, तो प्रकीप्त यानी लुड़ित स्वर, जैसे कि र, जीभ लुड़ती है इसके अंदर, ये सब इसके अंदर रहते हैं। अब प्रयत्न के आधार पर अंतस्थ प्रयत्न हो गया, तो अंतस्थ हो गया। अब बाहर भी तो कुछ प्रयत्न होंगे, तब उच्चारण के अंतिम रूप में पहुंचेंगे, तो बाहरी बाह्य प्रयत्न देख लेते हैं। बाह्य प्रयत्न के अंदर ध्वनि उत्पन्न होने के अंतिम क्रिया है ये। ठीक है, तो अब इसके अंदर वर्णों के भेद देख लेते हैं। भेद सामान्य रूप से इसे 4 भेदों के अंदर बांटा गया है। घोष या सघोष कह सकते हैं। दूसरा ले लेते हैं अघोष। तीसरा है महाप्राण, और चौथा आपके अनुसार क्या होगा, तो अल्प प्राण। ये बाह्य रूप में होता है। तो घोष के अंदर क्या है कि स्वर तंत्री के अधिक कंपन के कारण, अधिक कंपन। अघोष के अंदर कम कंपन होता है, यानी आवाज़ भारी कम होती है इसके अंदर, तो आवाज़ में भारीपन नहीं या कम। ठीक है, इसके अंदर सामान्यतः श्वास का प्रयोग होता है। ठीक है, महाप्राण के अंदर उच्चारण में ज़्यादा ऊर्जा, श्वास और वायु खर्च होती है, तो ज़्यादा ऊर्जा, श्वास और वायु खर्च होती है, जिसके अंदर उसके बाद अल्पप्राण है, इसके अंदर बहुत कम, इसका कम। महाप्राण का उल्टा, कम खर्च होती है ये सभी। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जो भी हमारी वर्णमाला है, इसके वर्णमाला के सभी के अंतिम 3 वर्ण सारणी में लेंगे इनकी। ठीक है, और अघोष के अंदर प्रथम 2 वर्ण होते हैं, इसके अंतिम 3, इसके प्रथम 2, और साथ में ऐड होते हैं श, स और श ये। और
महाप्राण के अंदर, तो महाप्राण के अंदर प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण महाप्राण है, दूसरा और चौथा। अल्पप्राण के अंदर, तो अल्पप्राण के अंदर क्या होगा, तो आपको पता है कि दूसरा और चौथा यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे प्रथम और तीसरा होगा। ठीक है, ये सब हो गया बाह्य प्राण। अब इसके सारणी देख लेते हैं हम एक बार। सारणी के अकॉर्डिंग हम पहले अभ्यंतर नहीं होता है, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, जैसे कि हमने स्पर्श व्यंजन देखे थे, स्पर्श व्यंजन, तो उसके अंदर हमने कौन कौन से थे, क, च, ट, प, त, ये वर्ण देखे थे। तो क वर्ग, क, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग के अंदर कौन कौन से आएंगे, तो क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग के अंदर छ, च, ज, झ, ठ, ट, ठ, न है ये। ठीक है, ट, ठ, ढ, ढ, ण। त के अंदर क्या होगा, तो त, थ, द, ध, न। प के अंदर क्या होगा, प, फ, ब, भ, म। ये हो गया स्पर्श व्यंजन। ठीक है, दूसरी सारणी स्पर्श के बाद हमने क्या पढ़ा था, तो अंतस्थ, उष्ण, अर्धपार्श्विक और लुटित, अनुस्नासिक, ये सब पढ़े थे। तो दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, तो इसी के नीचे आते हैं वैसे, य, र, ल, व। उष्ण व्यंजन या उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन के श, स, स, ह। अर्ध स्वर, तो य और व। ठीक है, अर्ध स्वर हो गए। उसके बाद में पार्श्विक, पार्श्विक के अंदर ल और लुठित, लुंठित, र और अनुनासिक, हमने जो अनुनासिक, अनुनासिक के अंदर प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ड, ये सब अनुनासिक है। ठीक है, अब ये सब हो गए। उसके बाद अंतस्थ हो गया। अब बाह्य देख लेते हैं। अभ्यंतर देख लिया, अंतस्थ मतलब कि अभ्यंतर देख लिया। अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर देख लेते हैं। बाह्य प्रयत्न, ठीक है। बाह्य प्रयत्न के अंदर मैंने 4 देखे थे, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। पहले ले लेते हैं अघोष, दूसरा ले लेते हैं सघोष, तीसरा ले लेते हैं अल्प प्राण। आप बस इसे सुनते रहिए और बुक सामने रखे, अंडरलाइन करते रहे और दिमाग के अंदर डायरेक्टली बैठाते रहे कि हाँ ये सब बोल रहे हैं और मैं याद कर रहा हूँ। इससे क्या है कि आपको ज़्यादा पढ़ने में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अल्प प्राण, महाप्राण, और ज़्यादा संघर्ष नहीं करके आप आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट यूजीसी वाले एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। तो अघोष के अंदर जैसे कि हमने जैसे बोला था कि किस किस के, तो प्रत्येक वर्ण के यानी प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। सघोष, सघोष किसे कहते हैं, तो सघोष इसके अंतिम 3 जो हमने आगे पढ़ा था। तो सघोष के अंदर अंतिम क, ख, घ, घ, ण, च,
ज और न। उसके बाद में ड ढ न, द थ न, प फ ब भ म। अल्पप्राण, अल्पप्राण इससे अलग है, ये दोनों हो गए। सपोज अल्पप्राण और महाप्राण का हमने देखा था, तो पर इसका फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ कह सकते हो। तो क ख ग घ न, छ छ ज ज न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। महाप्राण के अंदर 2 और 4 थे, तो क ख ग घ। ठीक है। छ छ ज ज, ठ ठ ठ और ड, उसके अंदर थ और पीछे रहा ध, इसके अंदर फ और पीछे रहा भ। ठीक है, ये महाप्राण के अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर हमने जैसे कि अघोष के अंदर और भी पढ़े थे, जैसे अघोष कौन कौन से थे, श पढ़ा था, स पढ़ा था और स भी पढ़ा था, ये एड ऑन इसके अंदर। संघर्षी के अंदर हमने जैसे कि ये पढ़ा था, र पढ़ा था, ल पढ़ा था, व पढ़ा था, ह पढ़ा था, श, त्र, ज्ञ और डी, सी। ठीक है। अल्पप्राण के अंदर हम क्या क्या पढ़े थे, तो अंत सभी वर्ण ये सभी ले लिए हमने, और महाप्राण के उष्ण वर्ण वगैरह सब इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं, ये जैसे कि बाह्य प्रयत्न देख लिए। बाह्य प्रयत्न के बाद हम देखेंगे, बाह्य प्रयत्न के बाद हम देखेंगे इसकी जैसे कि क्या संयुक्त व्यंजन है क्या वगैरह, ये सब देख लेंगे जो कि हमने आगे पहले देखे थे। जैसे कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से तो हमने देखे थे, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जैसे कि श्रोत्रज्ञ र्य, तो इसके अंदर कौन कौन से, तो किन शब्दों से मेल के बनना है, तो 2 व्यंजनों के मेल से, तो 2 व्यंजनों के मेल से, जैसे क प्लस स मिलकर श बना है। ठीक है। उसके बाद में त प्लस र से मिलकर त्र मिलना है, ज प्लस न के मेल से क्यों मिला है, और श प्लस र के मेल से श्र मिला है। ठीक है, ये सब हो गए संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन के साथ आगे क्या कौन सा, तो एक और आता है द्विगु व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हो गया, अब द्विगु व्यंजन देख लेते हैं। द्विगु व्यंजन, द्विगु व्यंजन के अंदर क्या है कि द्विगु व्यंजन के अंदर ड और ढ के नीचे बिंदी लिख जाती है, ये द्विगु व्यंजन होता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरे टॉपिक देख लेते हैं। ये सब हो गया। अब द्विगु व्यंजन होने के बाद अयोग्यवादी ध्वनियाँ देख लेते हैं। अयोग्यवादी ध्वनियाँ यानी ये अयोग्य हैं, यानी वे ध्वनियाँ जो न स्वर है और ना व्यंजन है, ये सब अयोग्य है। और अयोग्य है तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है, तो ये स्वतंत्र गति भी नहीं है, और ये इसके एग्जाम्पल के रूप में भी हम देखेंगे। तो अयोग्यवादी ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ, वे ध्वनियाँ हैं जो न स्वर है न व्यंजन। ठीक है। ये स्वर इसलिए नहीं है, कारण स्वर क्यों नहीं है, तो स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी स्वतंत्र गति नहीं है, नहीं होने के कारण ये स्वर नहीं है, स्वर नहीं है।
और व्यंजन क्यों नहीं है? तो व्यंजन इसलिए नहीं है कि ये स्वरों के बाद आता है, उससे पहले नहीं आते, स्वरों के बाद आते हैं, पहले नहीं। ठीक है, ये अयोग्यवाद ध्वनियाँ होगी। अब इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि ये ध्वनियाँ किन प्रकार की होती हैं, किन में बटी होती है। ठीक है, ध्वनियों के आधार पर, अयोग्यवादी ध्वनियों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। 3 ध्वनियाँ हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 3 ध्वनियाँ कौन कौन सी है? तो 3 ध्वनियाँ कौन कौन सी है तो वो देख लेते हैं हम। जैसे कि पहले है अनुस्वार, दूसरी अनुनासिक, और तीसरी कौन सी होगी तो विसर्ग, जो कि बाकी रही थी पीछे। ठीक है, उसके बाद में अनुस्वार को देख लेते हैं। तो इसके अंदर स्वर के बाद आने वाला, जैसे कि अनुस्वार कौन कौन से, तो गंगा को हम क्या लिखते हैं? गंगा। तो ये अनुस्वार है, न बोलते। और अनुस्वार अनुनासिक, वह नासिकीय ध्वनियाँ जो स्वर के बाद जोड़कर बोली जाती है। इसके स्वर के रूप में भी अ या आ के साथ चंद्र बिंदु तथा ए और ओ की मात्रा के साथ क्या लगता है? तो चंद्र बिंदु नहीं लगता है इसके अंदर, चंद्र बिंदु की जगह पे बिंदी लगती है। ठीक है, जैसे कि बांस, और जैसे कि चौक के साथ बिंदी लग गया, और आ के साथ चंद्र बिंदु तथा ए और ए की मात्रा के साथ बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये नासिक की ध्वनियाँ हैं। उसके बाद विसर्ग, तो विसर्ग वे ध्वनियाँ हैं जो कुछ तत्सम शब्दों के स्वर के बाद ह रूप में उच्चारित होती हैं। जैसे कि दुख, छ, प्राय। ठीक है, ये सब हो गया इसके सब। उसके बाद में देख लेते हैं कि वर्णमा, सामान्यतः जो वर्णमाला है ना, उसके अंदर अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों की गणना एक ही ध्वनि के रूप में की जाती है। तो इनको दोनों को बांट के नहीं किया जाता है, तो इनको एक ही ध्वनि के साथ ऐड ऑन करने के कारण ये संख्या 52 आ जाती है। फिर उसके बाद हमें अनुस्वार के बारे में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं कि अनुस्वार अपने बाद में आने वाले व्यंजनों वर्गों का 5वां व्यंजन होता है। ये बिंदी लगी, ये 5वां व्यंजन कैसे हो गया? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं तो एक खंभा, तो बाद में आने वाले व्यंजन, बाद में आने यानी भ किस लाइन में आता है? तो प फ ब भ भ, प फ ब भ म, तो प फ ब भ म, भ के बाद में क्या आता है? म आता है, तो इसे कैसा लिखता है? खंभा, म आ जाएगा। जैसे उसके बाद में गंदा, तो द है, द व्यंजन के अंदर सबसे पीछे क्या आता है? तो न आता है, तो गंदा। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि गंजा, गंजा के अंदर क्या आता है? गणजा। ठीक है, उसके बाद में एक और गंगा ले लेते हैं जो कि हमने आगे लिया है, तो गणगा। ये सभी एक एक वर्ग के समूह को उठा लिया है हमने अनुस्वार के अनुसार। ठीक है, ये सब आप देख लेना। उसके बाद में हम आगे एक और टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम उच्चारण स्थिति स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण देखेंगे। जैसे कि कंठ से कैसे बोलते हैं, तालु से कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, अनुनासिक, वेद से कंठ आदि वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्वर और व्यंजन को दोनों को आपस में बांट के देखेंगे तो सारणी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सारणी देख लेते हैं कि उच्चारण की स्थिति के आधार पर, स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थिति के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। ठीक है, उच्चारण स्थिति के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण को हम अलग अलग, जैसे कि अंदर से लेंगे, यानी मुख के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो वर्ग बना लेते हैं अलग अलग, जैसे कि बुक के अंदर भी सारणी दे रखी है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो वर्ण, उसके अंदर स्वर रहते हैं और दूसरा है व्यंजन, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं उच्चारण, स्थान कहाँ से उच्चारित होती है, ठीक है। तो जैसे कि पहले ले लेते हैं हम कंठ से कौन कौन सी निकलती है। तो कंठ से निकलने यानी कंठ से बोली जाने वाली कौन कौन सी ध्वनि है, तो अ है, आ है, और जो विसर्ग बोलते हैं हम, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। व्यंजन के अंदर जैसे क है और क है, ख है, ख है, ग है, घ के नीचे बिंदी है, घ है, घ है, ण है और ह है, ठीक है। ये सब कंठ से निकलती ध्वनियाँ। उसके बाद हम देख लेते हैं जो तालु से निकलती है, तालु से निकलती है। तालु के अंदर कौन कौन सी है, तो ई और ई, ये सब तालु से निकलती है, ठीक है। जैसे कि और व्यंजन के अंदर छ, छ, झ, झ के नीचे बिंदी, झ, ण, य, श, ये सब तालु से निकलती है। तालु के बाद हम देख लेते हैं मूर्धन। मूर्धन्य बन, मूर्धन्य यानी मुर्दा से उत्पन्न होती है। जैसे कि मूर्धन्य कैसे, री, ट, ठ, ड, ढ, न। आप उच्चारण करोगे तो आपको पता चलेगा मूर्धन्य स्थिति कहाँ पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद में हम दांत वाले दे देते हैं। दंत, दंत से कौन कौन से लेते, ऊ तो ओष्ठ से निकलती है। कौन सी रेगी होगी दंत के अंदर, तो दंत के अंदर स्वर नहीं आता है मेरे हिसाब से, ठीक है, स्वर नहीं आता है। व्यंजन के अंदर देख लेते हैं तो त, थ, द, ध, न, ठीक है, ये दंतव्य हो गया। उसके बाद में ओष्ठ ले लेते हैं। ओष्ठ के अंदर क्या है, तो ओष्ठ के अंदर जैसे कि सामान्यतः ओष्ठी ध्वनि ऊ हो गए, हाँ, ठीक है। ओष्ठ के अंदर ऊ हो गए, ये सब आपको याद करना पड़ेगा इससे कि कौन कौन से, और याद क्या है एग्जाम के अंदर जैसे पूछ लिया कि क कौन सी ध्वनि है, तो क कहाँ से निकल रही है, आपको याद हो जाएगा कि कंठ से निकल रही है, ठीक है। च कहाँ से निकल रही है, तो छ तालु से निकल रही है। ट कहाँ से निकल रही है, तो मूर्धन्य है। ये सब अवस्था आप आसानी से बुक को साथ में रखोगे और मेरे आवाज़ को सुनोगे, और मैं लिख रहा हूँ वो नोट नहीं करके एग्ज़ाम के अंदर बुक के अंदर अंडरलाइन करोगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको आलस भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ओष्ठ हो गए, ऊ हो गए, और व्यंजन के अंदर देख लेते प, फ, भ, ब, भ, म, ये सब ओष्ठ हो गई। ओष्ठ होने के बाद अब और भी जैसे कि बहुत सारी ध्वनियाँ हैं। कंठ ताल, ये तो मिक्सर है, कंठ तालु दोनों से निकलती ए, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि और भी है, जैसे स, रा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, स, र, ल, न कहाँ से निकलते, तो वत्स्य ध्वनि इसे कहते हैं, वत्सर ध्वनि। अब वत्सर ध्वनि क्या होती है वो आप देख लेना कि स, र, ल कहाँ से निकल रही है। स तो दांतों और होठ मतलब कि जीभ दोनों के मिलन से हो रही है, तो वत्सली हो रही है इसके अंदर, न, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर आप देख लेना। जैसे कि ह के लिए एक स्वतंत्र ध्वनि ह के, इसके अंदर सारे एकदम आसानी से निकल रही है, तो स्वतंत्र मुक्त कह सकते हो। दंतोष्ठ, ओष्ठ यानी होठ और दांत दोनों के, तो व इसके अंदर व यानी दांत और व युग। आप जैसे एग्जाम में पूछेगा कि कंठ ध्वनि कौन से ऑप्शन में दे रखा होगा, तो आप आसानी से पहचान लोगे, ठीक है। उसके बाद में हम ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया है। उच्चारण स्थिति मतलब वर्ण, हमने स्वर व्यंजन वगैरह सारे पढ़ लिए, कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं, कहाँ कहाँ से उच्चारित होने चाहिए वगैरह वगैरह सब से। अब हम अगला टॉपिक लेंगे। अगला टॉपिक कौन सा है, तो अगला टॉपिक जैसे कि हिंदी की शब्द व्यवस्था है, शब्द संपदा, ठीक है, ये अगला टॉपिक है। हिंदी की शब्द
व्यवस्था और शब्द संपदा, यानी शब्द कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या क्या शब्द है, देशज विदेशज वगैरह, इसके स्रोत क्या है वगैरह, तद्भव वगैरह, संकरण शब्द किसे कहते हैं, ये सब इसके अंदर शब्द संपदा, शब्द भंडार, व्यवस्था और शब्द भंडार देख लेते हैं। तो पहले इसके अंदर क्या कहते हैं कि इसकी परिभाषा देख देते हैं कि ध्वनियों का वह समूह जिसका कोई विशेष अर्थ हो, हिंदी की शब्द व्यवस्था कहते हैं। तो ध्वनियों का वह समूह जिसका कोई विशेष अर्थ हो, ठीक है। अब ध्वनियों का वही व्यवस्था जो इसका कोई विशेष अर्थ हो, ये होती है शब्द व्यवस्था के अंदर। इसके वर्गीकरण देख लेते हैं हम। वर्गीकरण को हम बहुत सारे जैसे उत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं, संकर शब्द क्या है, और भी जैसे बहुत सारे शब्द जैसे कि निर्माण या गठन या प्रयोग के संदर्भ में कितने वर्ग होते हैं, ये सब। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्रोत यानी उत्पत्ति के आधार पर। तो आपको पता है कि उत्पत्ति के आधार पर सामान्यतः 4 भाग रहते प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से? तो तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज वगैरह। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। तत्सम यानी सम है संस्कृत के, सम है संस्कृत के यानी सम्मान, या वे शब्द जो संस्कृत से हूबहू ले लिए गए। तद्भव यानी उसके अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए गए। तो संस्कृत से लिए गए शब्द जो परिवर्तन के साथ प्रयोग किए, परिवर्तन के साथ, परिवर्तन के साथ लिए गए। जैसे जो देश के अंदर उत्पन्न हुए हैं, वे शब्द भी हो सकते हैं जो विदेश से लिए गए हैं, लेकिन वो उनकी उत्पत्ति देश से ही हुए हैं। विदेशी शब्दों की विदेशियों के आगमन से या विदेशियों की पारंपरिक स्थितियाँ या संस्कृति के आदान प्रदान से भी हुए। सांस्कृतिक आदान प्रदान से हमने प्राप्त किया, आदान प्रदान से, आदान प्रदान, ठीक है। इसके वर्गीकरण हो गए। इसकी सारणी भी हम देखेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों की, ठीक है। उससे पहले हम कुछ इसके एग्जाम्पल थोड़े से ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि माता है, जल है, दान है, ये सब इसके तद्भव जैसे कि अंधकार को हमने अंधेरे के रूप में लिया है। देशज शब्द जैसे कि खर्राटे वगैरह। विदेशी शब्द जैसे कि हमने बहुत सारे विदेशी इंग्लिश शब्द, अलमारी, मारी, अदालत आदि वगैरह विदेशी शब्द है, ठीक है। अब इसको हम और भी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक हम और भी देख लेते हैं इसके अंदर ही। संकर शब्द किसे कहते हैं? तो संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं के मेल से बनते हैं, भाषाओं के मेल से। जैसे कि हिंदी प्लस फारसी से, हिंदी प्लस अंग्रेजी से बाकी आदि। एग्जाम्पल के रूप में भी हम जैसे कि देख लेते हैं हिंदी फारसी के थानेदार, जो कि इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, उसको भी हम सॉल्व करके हम आसानी से पढ़ेंगे। वैसे देख लेते, पहले सारणी देख लेते हैं ना, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी सारी, ठीक है। सारणी के अंदर एक एग्जाम्पल को मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, ओनली फॉर आपको पढ़ के सुनाऊँगा और आप देख लेना कि कौन कौन से आपको याद करना है। सामान्यतः मैं आप खुद पढ़ लेना, बस मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि कैसे याद करना है। जैसे कि तत्सम और तद्भव देख लेते हैं। तत्सम और तद्भव, ठीक है। तत्सम, तद्भव।
जो भी हम हिंदी सामान्य हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो हिंदी लिटरेचर के अंदर आप हिंदी के स्टूडेंट होंगे, तो हिंदी के स्टूडेंट होने के नाते आपको हिंदी अच्छी से आ रही होगी, तो आप सामान्य लाइफ के अंदर जो शब्द इस्तेमाल करते हो ना, उसके अंदर वो सारे तत्व होंगे, और जो ज़्यादा हिंदी के अंदर आपको कठिन लगते हैं तो वो सब तत्सम होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर अंग रक्षक, इसके अंदर संस्कृत शब्द नहीं, अंग रक्षक को हम क्या कहते हैं वैसे, अंग रखा, बिहार वगैरह उत्तर प्रदेश के अंदर ये ऐसे बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे शब्द, अंधकार अंधेरा हो गया, अश्रु ले लेते हैं, अश्रु यानी आंसू, जो कि हम वर्तमान में बोलते हैं, आंसू हो गया। ईंधन को हम ईंधन बोलते हैं। ठीक है, उज्ज्वल को उज्ज्वला कहते हैं, उच्च को ऊंचा कहते हैं, कूप को कुआं कहते हैं, काक को कुआं कहते हैं, छिद्र को छेद कहते हैं, ग्रह को घी कहते हैं, हस्ती को हाथी कहते हैं, आखेट को अहेर कहते हैं। बहुत सारे शब्द ही आप देख लेना, इसको आसानी से समझ में आ जाएंगे, जो कि हमें वर्तमान रूप में हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं वो तद्भव है, और तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत निष्ठ शब्द है, यानी संस्कृत के मेल से बनते हैं वो सब। अब देश शब्द यानी देश के अंदर उत्पन्न हुए, जैसे दक्षिण की भाषा है जैसे इटली, डोसा, वो सब देश शब्द है, तो उनका देशस में उत्पन्न हुआ है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द्रविड़ के अंदर उड़द है, आचार है या औचार कहते हैं उसे, कज्जल है, कठोरा है, काका है, केड़ है, कुटी, खुरपी, केतली, चक्का, चिकरा आदि। और अपने द्वार घटे के, जैसे मैंने कराटा बताया था, अड़बड़ बोलते थे, उटपटांग, और भी कटकटार, खटखटार, चिड़चिड़ाड़, चटपटा आदि सब, ये सब देख लेना आप, आपको आसानी से समझ ले। एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि इसको पढ़ने से क्या है कि एग्ज़ाम के अंदर सीधा हिट करेगा दिमाग के अंदर कि हाँ मैंने ये पढ़ा था और मैंने समझाया था। ठीक है, विदेशी शब्द बहुत सारे शब्द हैं, मैं सारों को एकदम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनके कुछ हिंट दे दूंगा, क्योंकि इसको आपको याद करना पड़ेगा, और याद आपको आसानी से किस प्रकार करना है वो सब मैं आपको बता देगा। जैसे कि तुर्की शब्द है, तो तुर्की शब्द जो हमारे अंदर हमारे लैंग्वेज के अंदर, हमारे यानी भाषा के अंदर अपनाए गए हैं, तो उसके अंदर तुर्की मुग़ल की देन है, यानी मुग़ल, जो कि मुग़ल शासक थे, उनको लड़े झगड़े पसंद थे, ये झगड़े पसंद थे, और जो भी मुग़ली भाषा बोली जाती है ये सब, जैसे कि उसके अंदर उर्दू शब्द ज़्यादा आएंगे, ये सब तुर्की शब्द हो गए। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम मुग़ल शासक के अंदर देख लेते हैं, उर्दू जो कि मुग़ल शासकों की देन है, काबू, कैची, कुली यानी मुग़ल शासकों को अपने सामान एक दूसरे स्थान पर पहुंचाना, चाकू, चेचक जो कि किसी मुग़ल शासक को ही हुआ था, तो वहीं से चेचक नाम निकला है। तलाश, नौकर, ये सब मुग़ल शब्द है। बेगम है, लाश है, ये सब मुग़ल शब्द है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा हिंट है ये, बाकी आपको ये सब याद करना पड़ेगा वैसे, और अब देख लेना कि मुग़ल शब्द कहाँ कौन से, और इसके अंदर दिमाग के अंदर आप फिट करना देगा, मुग़ल क्या क्या करते थे, किस प्रकार रहते थे, उनके रहन सहन के अंदर क्या क्या चाहिए थे, ये सब आप एक इमेजनरी रूप से याद करोगे तो आपको आसानी से ये शब्द याद हो जाएंगे। तुर्की होने के बाद हम ले लेते अरबी। तो अरबी के अंदर जैसे कि सिकंदर महान, आपने नाम सुना होगा, सिकंदर अरब देश से थे, प्लेटो, अरस्तु, ये सब। तो वहाँ पे क्या है कि ये सब पढ़े यानी ज़्यादा संस्कृत थे, यानी संस्कृत नहीं कह सकते, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो यहाँ पे अदालत कानूनी कार्रवाई वगैरह ज़्यादा कार्रवाई ज़्यादा होती है, और यहाँ की संस्कृति भी बहुत मजबूत वगैरह है, और यहाँ पे नए नए आविष्कार भी होंगे। तो ये सब, इन सभी को आप अपने इमेज में ले लेना, और शब्द को एक बार पढ़ना, तो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक दो एग्जांपल ले लेते, तो जैसे कि औरत है, अजीब है, अदालत है, अल्लाह है, यानी अल्लाह भी अरब देश की देन है।
जुलूस है, जलसा है, जवान है, ये सब यानी अरब क्षेत्र की है, ठीक है। जैसे वहाँ पे पैगम्बर मोहम्मद के वगैरह जो हज यात्रा के लिए जाते हैं सऊदी अरब वगैरह, तो ये सब आ जाते हैं, ठीक है। और लिफाफा है, शराब है, हाजिर है, हुकुम है वगैरह सभी। तीसरे हम ले लेते हैं फ़ारसी भाषा। फारस की खाड़ी वगैरह जो फारस क्षेत्र की है, फारस क्या है कि जो एक नदी क्षेत्र का वो फारस किया जाता है। तो यहाँ से क्या है कि आप इमेज कर लेना कि यहाँ पे अमीर लोग जाते रहते हैं, अमीर रईस कहा जाता है ना, रईस ज़्यादा, तो अमीर लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उनसे इन शब्दों की उत्पत्ति, जैसे कि आबरू, आतिशबाजी, ये सब अमीर लोग ही करते हैं। आराम वगैरह है, आमदनी, आवाज़, उम्मीद, और दरवाज़ा नहीं, दरबार है, दारोगा है वगैरह वगैरह सब। मुश्किल, मोरस्चा, याद, यार, रंग वगैरह ये, ठीक है। चौथा है अंग्रेजी शब्द जो कि हम सामान्य रूप से हम प्रयोग करते हैं इंग्लिश वगैरह। तो जो भी इंग्लिश के वर्ड है ये सारे इंग्लिश के आते हैं, जैसे अपील, कोर्ट, मजिस्टर, जज, पुलिस, टैक्सी, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, वोट, पेंशन, कॉपी, पेंसिल, पेन, पिन, पेपर, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ऑपरेशन, वार्ड, प्लेग, मलेरिया, कॉलरा, हार्निया, डिप्थेरिया, कैंसर, कोट, कॉलर, पेंट, हैट, बुशर्ट, स्वेटर, हैट, बुक आदि वगैरह सब आप देख लेना। इंग्लिश को आप इस प्रकार याद रखो कि मैं आगे और जैसे कि चीनी, जापानी, पुर्तगाली, फ्रेंच और डच और रूसी भाषा बताऊंगा, उनको आप याद करोगे। 2-3 शब्द है उसके अंदर, तो आप इंग्लिश को उन शब्द के अलावा कोई दूसरे शब्द आ जाते हैं इंग्लिश के, तो वो सारे इंग्लिश के अंदर डाल देना, ठीक है। तो कैसे, तो हम अगले जैसे कि चीनी शब्द ले लेते हैं। पहला है चीनी शब्द के अंदर 2 ही ले लेते हैं, चाय और लीची, जो कि चीन में मिलती है, ठीक है, वहीं से आए हैं शब्द। दूसरे शब्द ले जापानी के अंदर रिक्शा, जंपान। याद रखना। पुर्तगाली आए थे तो उन्होंने बहुत से शब्द जैसे अलमारी, ऑलपिन, गमला, चाबी, ठीक है, नीलम, पपीता, ठीक है, ये सब पुर्तगाली शब्द है। उसके बाद में फ्रेंच ने अंग्रेज शब्द, जो नेपोलियन बोनापार्ट वगैरह फ्रांस वगैरह यहीं से अंग्रेज। कारतूस, कूपर, फ्रांसीसी, रेस्तरा, रिपोर्टा। डच शब्द, तो डच के अंदर तुरुप और बम वो बम नहीं है, ये तांगे का एक पुर्जा है, एक पुर्जा। रुचि शब्द, रुचि नहीं है, रूसी शब्द होते हैं, रूसी शब्द, जैसे कि रूबल, वोडका, स्पुतनिक वैक्सीन भी आई थी, आपको याद होगी तो। स्पुतनिक नाम का एक स्पेस क्राफ्ट भी है, ठीक है। ये सब रूस से निकले शब्द, ठीक है। रूबल वहाँ की मुद्रा भी हो सकती है, रूबल, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक है। ये संकर शब्द भी हमने पढ़ लिया। अब जैसे कि हमने ये उत्पत्ति के आधार पर देखे थे, अब हम निर्माण के आधार पर देख लेते हैं। मार्कर डिम हो गया है, चेंज कर लेता हूँ, रुक जाओ। तो निर्माण या गठन की दृष्टि से
ठीक है। निर्माण और गठन की दृष्टि से हम इसको आगे देखेंगे। तो निर्माण और गठन के आधार पर 3 भेद होते हैं। एक तो रूट शब्द यौगिक यानी 2 शब्दों के मेल से, और योग रूट, इन सभी को हम देखेंगे। रूट शब्द यानी वे शब्द जिनकी ध्वनि को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हाथ, तो इन दोनों को अलग करेंगे तो हा थ, तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये रूट शब्द हो गए, यानी इनके शब्दों को यानी इनके वर्णों को या ध्वनियों को अलग कर कोई अर्थ नहीं निकाल सकता। और यौगिक यानी 2 शब्दों के मेल से यौगिक शब्द बनते हैं, और अलग अलग करने पर इनका मतलब निकाला जा सकता है। जैसे कि पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, तो निकाल सकते हैं। योग रूट ये सामान्यतः वे शब्द होते हैं जो संरचना की दृष्टि से यौगिक के, लेकिन इसका अर्थ एक विशेष रूप में परिवर्तन होकर रूट हो गया है। तो जैसे कि एग्जाम्पल पंकज का सामान्य अर्थ होता है कि कीचड़ के अंदर पैदा होने वाला, लेकिन अब योग रूढ़ हो गया ये कमल, ठीक है। कमल का ये पर्यायवाची हो गया है, ठीक है। ये इसका हो गया है, ये सामान्यतः निर्माण या गठन की दृष्टि से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, सामान्यतः ये सब पढ़ लिया। उसके बाद में अब तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से। प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से, ठीक है। प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से 3 वर्ग हैं। सामान्य वर्ग, आपको बस ये समझना है, ठीक है। परिभाषिक वर्ग और अर्ध परिभाषिक वर्ग। वर्ग ये शब्द कह सकते हो। सामान्य शब्द, तो इसके बारे में हम पढ़े तो सामान्य व्यवस्था को भाषा प्रयुक्त होते हैं जो कि सामान्य रूप से हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और शब्द का निश्चित और वस्तुनिष्ठ अर्थ कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सामान्य शब्दों में के पर्यायवाची शब्द भी प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि चलना, फिरना, इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। फिरना, चलने की जगह पर हम फिरना प्रयोग कर सकते हैं। बर्रा, खाली, ये सब। परिभाषिक शब्द, तो शब्दों का अर्थ संदर्भपूर्ण परिभाषित होता है। जैसे कि हर एक व्यवस्था के अंदर अलग अलग शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे कि हर एक अलग अलग व्यवस्था के अंदर ले लेते हैं, जैसे कि शासन व्यवस्था के अंदर वरीयता, तो शासन के अंदर यही शब्द आते हैं मेन रूप से, तो इन्हीं को प्रयोग किया जाता है। वरिष्ठता, शासन, प्रशासन, अनुशासन, अधिनियम, नियम, उपविधि, विधि वगैरह वगैरह सब देख लेना। अर्धपरिभाषिक शब्द, तो अर्धपरिभाषिक शब्द को हम इस प्रकार समझा जाता है कि किसी संदर्भ में परिभाषित बन जाते हैं तथा किसी संदर्भ में ये परिभाषित नहीं होते, या सामान्य शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में भी हम देखेंगे, लेकिन परिभाषित के रूप में जैसे शासन हो गया, शासन के साथ और भी जैसे विज्ञान के अंदर भी प्रयोग होते हैं वे सब, जैसे कि संकरण, संक्रमण, अणुक्रमण आदि सब। उसके साथ आयुर्वेद देख लेते हैं। आयुर्वेद के अंदर जैसे कि जाति जीव, ये जाति जैविक, प्रजातीय एकक वगैरह, ये अर्थशास्त्र के अंदर प्रयोग किया जाता है। समष्टिगत, चेक, अनिवार्य, अर्जन वगैरह सब, ये सब अर्थशास्त्र में आता है। और अर्ध परिभाषिक यानी कहीं पर ये सामान्य रूप से तो कहीं परिभाषिक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे कि रस, मांग, बल, तेल, तेज, धातु, ठीक है। ये सब इसके अंदर परिभाषिक के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। ये होने के बाद हम अगला देख लेते हैं कि इसका
रूप के प्रयोग के आधार पर शब्दों का भंडार देख लेते हैं। प्रयोग के संदर्भ के अंदर तो सामान्य, पारिभाषिक और किस प्रकार हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये सब ये देख लेते हैं, पारिभाषिक शब्द वगैरह ये सब। उसके बाद हम इसके रूप के प्रयोग के संदर्भ में देख लेते हैं। रूप के प्रयोग के आधार पर, रूप के प्रयोग के आधार पर हम देख लेते हैं। तो रूप के प्रयोग के आधार पर सामान्यतः दो भागों पर, दो प्रकार होते हैं, आधार पर बांटा जाता है प्रकार। तो विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है। एग्जाम्पल के रूप, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, काल आदि के परिवर्तन के साथ बदलता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसका लिंग, वचन तथा काल के साथ परिवर्तन होता है विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी जो लिंग, वचन, काल के साथ परिवर्तन नहीं होता है। या किसी भी अवस्था में वे परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे संज्ञा शब्द कौन कौन से? तो लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां वगैरह। सर्वनाम शब्द कौन से? तो वह, वे, वही। विशेषण शब्द काला, काले वगैरह वगैरह। क्रिया शब्द जाता है, जाती हैं आदि 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 देख लेते हैं। अविकारी शब्द, जैसे कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो हमने देख लिया कि इसका परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हम क्रिया विशेषण देख लेते हैं। क्रिया विशेषण शब्द जैसे कि धीरे, आज, कल वगैरह। संबंध बोधक शब्द भी है, में, से, पर आदि। समुच्चय बोधक शब्द भी है, और, परंतु। ये सब जैसे कि मीना और मुकेश आए, और रीना और मुकेश आए, और मुकेश और रीना आए। तो संज्ञा चेंज हुई लेकिन और का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विस्मयादि बोधक चिन्ह भी इसके अंदर आते हैं, जैसे कि अरे, उफ, राम, राम आदि। ठीक है, ये हो गए इसके रूप के प्रयोग के आधार पर इसका परिवर्तन देख लिया हमने। ठीक है, अब इसका और भी आगे, जैसे कि इस रूप के आधार पर पढ़ने के बाद इसके सामान्य ये सब कुछ कंप्लीट हो गया इसका। अब शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियां देख लेते हैं। नया टॉपिक है, शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियां। ठीक है, शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियों के अंदर हम देख लेते हैं। सामान्यतः शब्द निर्माण के अंदर प्रमुख युक्तियों को दिखाई नहीं दे रहा है, आप एक बार वापस देख लेना, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो शब्द निर्माण के अंदर प्रमुख युक्तियों को हम 4 भागों में बांटे, 4 युक्तियां हैं। प्रमुख रूप से 4 है, वैसे जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। ठीक है, ये 4 प्रकार से। ठीक है, तो हम एक एक को पॉइंट को उठाएंगे और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम पढ़ेंगे। तो उपसर्ग, उपसर्ग तो जो शब्द के पूर्व में लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम क्या ले सकते हैं कि पहले
यानी शब्द के पूर्व लगता है। तो पूर्व लगने वाले शब्द कौन कौन से, तो जैसे कि अतिका, अतिरिक्त, अतिरिक्त, तो अति ये इसके पूर्व लगा है रिक्त के, तो इसका शब्द को परिवर्तन कर दिया है, ये है सब। और सामान्य रूप से हम देखें तो हिंदी में उपसर्ग प्रायतः 3 स्रोतों से आए हैं। 3 स्रोत कौन कौन से, तो 3 स्रोत कौन कौन से, तो एक तो संस्कृत है, संस्कृत से लगभग 22 शब्द हैं, उपसर्ग हैं, उर्दू, फारसी और हिंदी। ठीक है, इन सभी को हम अलग अलग याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अलग अलग याद कैसे करेंगे, तो अलग अलग हम याद कुछ जैसे कि पहले ले लेते हैं हम संस्कृत के। कुछ मैं लाइन वाइज बोलूँगा, आप ऐसे ही याद करोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि संस्कृत के शब्द है, तो संस्कृत के अंदर है जैसे कि अति, अधि, अनु, ये 3 आप साथ में याद करोगे। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आव। तो हम पहले लिख लेते हैं अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ। उसके बाद हम याद करेंगे उत, उप, दूर, दिस, नी, नीर, निस, प्र। उत, उप, दूर, दुस, नी, उत, क्या पढ़ा था हमने, उत, उप, दूर, दुस, नीर, 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 हाँ, नीर, निस, प्र, प्रा, प्री, प्र, प्रा, प्री। उसके बाद याद करेंगे प्रति, प्रति, वीर, सम, तु, उद। प्रति, वी, सम, सु, उद। ये सब याद करने के बाद आप कोई भी शब्द बन रहे हो उसके आगे देखेंगे कि ये सब शब्द, जैसे कि अति, अति शब्द है तो अतिरिक्त हो गया। ठीक है, अधि शब्द है तो अधि के लिए भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे कि अधिकरण, अधिकार वगैरह। अनु के लिए जैसे कि अनुकरण। ठीक है, अनुज वगैरह, ये अनुज हो जाता है। ठीक है, अप के लिए जैसे कि अपकृति, अपभ्रंश वगैरह शब्द। अभी के लिए जैसे अभिप्राय वगैरह। अब ये सब आप ऐसे थे, तो अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, ये यहाँ तक याद करोगे। उसके बाद उत, अप, दूर, दुस, नीर, नीर, निस, प्र, प्रा, प्री, ये याद करोगे। फिर याद करोगे प्रतिवीर, सम, सु, उर्, प्रतिवीर, सम, सु, उद। ठीक है, ये याद करोगे संस्कृत के। ऐसे याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अति, अधि, अनु, प्र, अभि, अव, आव, उत, 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 उप, दूर, निस, नीर, निस, प्र, प्रा, प्री, प्रति, वीर, सम, सु, उद। ठीक है, उसके बाद उर्दू फारसी के, उर्दू फारसी के शब्द है, तो उर्दू फारसी के शब्द भी ऐसे याद करोगे, जैसे कि अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, नाफी। तो पहले ये याद करोगे अल, एन, कम, अल, एन, कम, खुश, खुश, गैर, दूर, ना, फी। अल, एन, कम, खुश, अल, एन, कम, खुश, गैर, दूर, नार, फी। उसके बाद आप याद करोगे ब, बद, बर, बा, बिल, भूल। तो ब, बद, बर, बा, बिल, ब, बद, बर, बा, बिल, बल, बिला, बिल, बिला। ठीक है, उसके बाद में बे, ला, सर, हम, हर। बे, ला, सर, हम, हर। अल, एन, कम, खुश, गैर, दूर, ना, फिर, ब, बद, बर, बा, बिल, बिला, बे, ला, सर, हम, हर। ऐसे याद करोगे। ठीक है, आपको आसानी से याद होगा। उसके बाद आप आगे जोड़ते रहेंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, एंजला, ए जवानी, एन जवानी किसका है, तो एन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि और शब्द जैसे नहीं, फिजमाना,
फिजवाना कहाँ से, तो फी यहाँ से निकला है, तो फिजवाना यहाँ से, यानी ये उर्दू फारसी का शब्द है। ठीक है। हमदर्दी, हम कहाँ से निकला, तो हम यहाँ से आया, हमदर्दी यहाँ से हो गया। प्रतिदिन, तो प्रति यहाँ से आया, तो प्रतिदिन संस्कृत से निकला है। उसके बाद जैसे हिंदी के शब्द हैं, उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जैसे कि बहुत कम है, तो हम डायरेक्टली ये ऐसे याद करेंगे। तो अव अद उन ओ दूर नीर बिन घर, घर नहीं वहाँ पे भर होगा। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे याद रखा था। अ अद उन ओ दू नी बिन भर, अ अद उन दो दू नी बिन भर। जैसे कि बिन बिन जाने, बिन जाने यानी बिन यहाँ से आ गया, तो बिन जाने हिंदी उपसर्ग का प्रत्यय लगा इसके अंदर। ठीक है, ये सब हो गए उपसर्ग। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, प्रत्यय। ठीक है, आसान है बहुत, आप आसानी से समझ लोगे। ये क्लास को एक बार आप बुक को साथ में रख के अंडरलाइन के देखेंगे एक बार। जैसे कि स्पीड मोड के अंदर आप 1.5 क्रॉस के साथ आप आगे रिवीजन के तौर पर आप देखोगे, और तीसरा आप बुक के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, तो आपको आसानी से, यानी बुक से आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, और ज़्यादा संघर्ष भी नहीं करना है। ठीक है, अब हम प्रत्यय ले लेते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय ये शब्द के अंत में लगता है, अंत में लगता है, अंत में लगता है। ठीक है, तो इसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल डायरेक्टली हम लेते, लड़कपन, तो यहाँ पे पन प्रत्यय लगा है, ये प्रत्यय है। और सामान्यतः हम तो थोड़ा सा परिचय देखें, तो संस्कृत के अंदर 2 प्रत्यय हैं, प्रत्यय को भागों में बांटा है। ठीक है, उसमें एक कृदंत और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब कृदंत क्या होता है, तो किसी क्रिया या धातु के अंत में लगता है, उसे कृदंत कहते हैं। ये सामान्यतः संस्कृत में है, आपको ज़्यादा नहीं, बस आपको ओनली फॉर नॉलेज के रूप में, और बुक में दे रखा था इसलिए पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। ठीक है, किसी क्रिया या धातु के अंत में लगता है, में लगता है, लगता, जैसे अक, लेखक और पाठक। तद्धित, तद्धित शब्द यानी वो क्रियाओं के अतिरिक्त विशेषण आदि में जुड़ता है, क्रिया के अतिरिक्त विशेषण आदि में जुड़ता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको आसानी से समझ लीजिए। जैसे कि बचपन, पन क्रिया के सब विशेषण के आदि में जुड़ता है, क्रिया के अतिरिक्त। क्रिया तो यहाँ पे आगे कृदंत, तो क्रिया के अतिरिक्त जो विशेषण है उनके साथ। तो पा, जैसे कि, तो बा के अंदर बुढ़ापा, बुढ़ापा, बहनापा आदि। और जैसे कि हिंदी के अंदर सबसे ज़्यादा विकास हुआ है संस्कृत से, तो उसके अंदर प्रत्यय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सर्वाधिक विकास प्रत्यय का ही हुआ है संस्कृत से। तो पूछ ले तो कि संस्कृत से सबसे ज़्यादा विकास प्रत्यय का भी सबसे ज़्यादा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें देखना है, तो जैसे कि हमने देखा है कि बुलक्कड़, पियक्कड़, फुसफुसाहट, आहट का, पुजारी यानी आरी हो गया, बीमारी आरी हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ संधि प्रत्यय हो गया, देखो उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, संधि हो गए, और उसके बाद हम समास देख लेंगे। तो पहले संधि ले लेते हैं। संधि सामान्यतः 2 वर्णों के मेल के उत्पन्न होती है। ये सामान्यतः हमने पहली दूसरी क्लास में पढ़ा था। तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। ठीक है, इसके भेद देख लेते हैं।
तो सामान्य रूप से हमने 3 भेद पढ़े हुए थे बचपन में, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनके भी बहुत सारे पार्ट थे, संस्कृत में हमने पढ़े। और ठीक है, तो सामान्य रूप से हम इसका परिचय देखते हैं। तो सामान्य रूप से तो स्वर किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के सहयोग से व्यंजन तो होगा, दूसरा स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। और विसर्ग क्या कहते हैं? विसर्ग यानी हलत बिंदु लगता है। एग्जाम्पल हम डायरेक्ट लेते हैं। एग्जाम्पल विद्या प्लस आलय लेते हैं, विद्यालय। व्यंजन के अंदर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जगत प्लस नाथ, तो इसका क्या होगा? तो जगन्नाथ हो जाएगा, जगन्नाथ। विसर्ग के अंदर ले ले दु प्लस शासन, दुशासन। ठीक है, ये हो गया संधि। इसके बाद हम समास ले लेते हैं। समास थोड़ा सा विस्तृत रूप में पढ़ेंगे हम। लास्ट में हम क्वेश्चन भी एक क्लास लेंगे, क्वेश्चन सेशन भी लेंगे, जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने पढ़ा है वो आपको आसानी से याद हुआ है या नहीं हुआ है, या आपको ज़्यादा हिंदी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो समास को सामान्य परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। तो जब 2 शब्द अपने विभक्ति को छोड़कर आपस में मिलते हैं और इस प्रकार से निर्मित शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तथा समासिक शब्द को उनकी विभक्ति के साथ पुनः लिखा जाता है, उसे विग्रह कहते हैं। समास विग्रह इसे कहते हैं, समझ लिया? तो इस समास किसे कहते हैं? सामासिक शब्द किसे? जब 2 शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिलते हैं। ठीक है, सामासिक शब्द हो गए। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि विग्रह किसे कहते हैं? तो विग्रह यानी वो अपने सामासिक रूप को छोड़कर वापस विभक्ति के रूप में बदल जाते हैं, साथ पुनः लिखा जाता है, तो ये विग्रह हो जाता है। ठीक है, अब समास के सामान्यतः ये परिभाषा देख ली हमने, इसके भेद भी देख लेते हैं। समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सामान्य रूप से इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद कौन कौन से होते हैं? तो अलग अलग हम पढ़ लेते हैं। ऐसे सारणी बनेंगे तो छोटा एरिया होने के कारण समझ नहीं आएगा। तो जैसे कि अवयव भाव समास, अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? जिसके कोई अवयव, ठीक है, तो पहला पद प्रधान होता है तथा अवयव हो तथा उत्तम पद गौण हो जाता है। तो अवयव पद होता है वो सबसे प्रधान होता है और उत्तर पद यानी सबसे पीछे वाला भाग गौण हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। यथा विधि, यथा आया तभी इसका विधि, यथा विधि यानी परिवर्तन हो गया शब्द का, और ये कौन है? ये यथा ज़्यादा जन्म, जन्म का आजन्म हो गया। परोक्ष, पर प्लस रोक्ष, ये सब यथा स्थान, आमरण, समक्ष आदि। दूसरा हम ले लेते भेद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है? तत्पुरुष समास के अंदर तो दूसरा पद प्रधान हो जाता है। इसमें पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है। जैसे कि परिभाषा ले लेते पहले। दूसरा पद प्रधान प्लस पहला पद संज्ञा या विशेषण। ये भी हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में या इसी क्लास में देखेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। तो जो एग्जाम्पल हम जैसे कि गुड़ सवार, ठीक है,
अब तत्पुरुष समास के भी दो भेद होते हैं, व्याधिकरण और समाधिकरण, समानाधिकरण। व्याधिकरण समास ही तत्पुरुष समास है, ठीक है। और व्याधिकरण का ही एक उदाहरण है, वह है द्विगु समास। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। वैसे द्विगु समास की ये परिभाषा है, ठीक है। जैसे कि चौराया, सतसही, यानी गणित के शब्द आते हैं पहले शब्द के। समानाधिक शब्द, इसे क्रमधारय समास भी कहते हैं, क्रमधारय समास। समानाधिक यानी क्रमधारय और व्याधिकरण को द्विगु समास। क्रमधारय समास, इसका पहला पद विशेष्य, दूसरा पद विशेष्य होगा। एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल में पीताम्बर, पीताम्बर, तलघट, नील, पिन, शीतोष्ण, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देखेंगे कि और भी, जैसे कि तत्पुरुष समास है, पहला दूसरा ले लिया, द्विगु तीसरा हो गया, और क्रमधारय समास चौथा हो गया। क्रमधारय यानी जिसके अंदर विशेषण और विशेष्य की होता है, यानी विशेष विशेषण की भूमिका में बताता है, पीताम्बर वगैरह, या द्विगु समास, चौराया वगैरह। और भी जैसे कि समास है, चार अलग के एक और समास कहा जाता है उसे। ठीक है, हाँ सॉरी एक गलती हो गई। द्विगु और क्रमधारय समास किसके एग्जाम्पल, इसके थे तत्पुरुष समास के थे, ठीक है। इसके अंदर दो तो हो गए थे, तीसरा है एक तो द्वंद्व, और चौथा है द्वंद्व हो गया। कौन कौन से हो गए, पहला तो हो गया बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास यानी दोनों शब्द प्रधान, दोनों शब्द प्रधान, जैसे कि रोटी, पानी, या रोटी पानी कह सकते हो, ये सब शब्द हैं। बहुब्रीहि समास यानी, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, तो इसका सामान्यतः जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा अपने अपने पदों को भिन्न भिन्न अर्थ तीसरे अर्थ में निकाल लेता है, यानी दोनों शब्द अलग अलग होते हैं और इसका अर्थ कुछ अलग निकल जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम सामान्यतः लंबोदर, लंब है जिसका उदर, लेकिन इसका मतलब होता है गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जैसे हम महादेव समझते हैं। सवितांबर, दिगंबर वगैरह ये। और जो हमने जो तीन भेद पढ़े थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो उसमें जो योग रूढ़ शब्द है वो बहुब्रीहि समास का ही देन है, ठीक है। शब्द निर्माण की प्रवृत्तियाँ देख लिए, उसके बाद में बहुब्रीहि समास भी देख लिया हमने। बहुब्रीहि समास के बाद आगे क्या रहा है, ठीक है, ये सब कंप्लीट हो गया। अब आगे हम और भी दूसरे टॉपिक देखेंगे।